दिस परसेंटाइल और ऑल इंडिया 2 रैंक पाना नहीं पता था इतना होगा। मैंने अपने डिपार्टमेंट में बताया नहीं था कि मेरा जेआरएफ हो गया है। तो क्या स्ट्रैटेजी अलग रही इस बार जिसने आपको नेट से उठाकर न केवल जेआरएफ में डाला बल्कि ऑल इंडिया रैंक 2 आपकी है? अभी से तैयारी में लगो, डेली कंसिस्टेंस रहो, एक डिसिप्लिन माइंड के साथ अपना टाइम दो कि हमारे हाथ में क्या है कि हम तैयारी किस किस लेवल की कर रहे हैं, किस हद तक। देखिए, डिप्रेशन या डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता। कोशिश करो और लगे रहो उस चीज़ में। अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हो, 100% दे रहे हो, तो आपसे हो जाएगा, डेफिनिटली हो जाएगा। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की परीक्षा जून में हुई थी और 21 जुलाई को परिणाम आए। इस घड़ी में हम पहले ही 3 लोगों का साक्षात्कार आपके सामने ला चुके हैं। आज जो हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं वो टॉपर नहीं, टॉपरों की टॉपर है। ऑल इंडिया रैंक 2 99.99 परसेंटाइल। मिलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में शोधार्थी तैयबा खान जी से। बहुत बहुत बधाइयाँ और वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका जब आपने इतना शानदार रिजल्ट देखा? क्या उम्मीद थी आपको कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका आने वाला है? जेआरएफ का तो था कि जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएगा, बट विद दिस परसेंटाइल और ऑल इंडिया 2 रैंक पाना नहीं पता था इतना होगा, बट हाँ, हो गया। हुँ। तो रिएक्शंस क्या थे जब रिज़ल्ट आया? तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले शायद आप फैमिली के पास गई होंगी, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में कैसा रिएक्शन रहा? माहौल कैसा रहा? सेलिब्रेशन कैसा हुआ? 7-8 दिन बीत गए हैं तो काफ़ी आपने एन्जॉय कर लिया होगा अभी तक। रिज़ल्ट तो हम लोगों का शाम 7:30 बजे आया था एंड आफ्टर दैट हम लोगों का ऐसा रहा ना, साइट ही नहीं खुल रही थी। तो साइट खुलते-खुलते 11 बज गया और ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स का रिज़ल्ट आ चुका था एंड आई वाज़ लाइक यार, होगा भी कि नहीं होगा। वो पैनिक की सिचुएशन जो 3-4 घंटे की थी एंड बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर जेआरएफ नहीं हुआ, बिकॉज़ पीएचडी में एनरोल है, नेट भी है और जेआरएफ तो करना ही करना था। तो 11 बजे जब साइट खुली है तो उसके जब रिज़ल्ट आया है जेआरएफ का, देखा मैंने, अच्छा जेआरएफ क्वालीफाई हो गया, अपनी परसेंटाइल देखी एंड देन आई कॉल्ड माय मम्मा एंड सेड मम्मा हो गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मेरे रिलेटिव्स के कॉल आने लगे, फ्रेंड्स के कॉल आने लगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीनियर्स के कॉल आने लगे और फिर बस चलता रहा और तब से लेके अब तक लोग कॉल कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक तो। एक एक फ़ोटो देखी थी मैंने आपकी वीसी के साथ, राजकुमार मित्तल जी जो यहाँ बीबीएयू में वाइस चांसलर हैं, उनके साथ भी आपकी एक फ़ोटो थी। तो वो क्या सीन था सारा? मैंने अपने डिपार्टमेंट में बताया नहीं था कि मेरा जेआरएफ हो गया है, तो मुझे ऐसे छुट्टी चाहिए थी बिकॉज़ हम लोग के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो छुट्टी लेना तो परमिशन तो चाहिए थी एचओडी सर से, तो मैं गई एचओडी सर के पास एंड आई सेड कि सर मेरा जेआरएफ हो गया है एंड मतलब रैंक 2 आई है इंडिया में। तो एंड ही वाज़ लाइक आपने बताया क्यों नहीं अभी तक? अच्छा देखते हैं, देखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप 15 मिनट बाद आइए हमारे पास। तो आए तो एचओडी सर ने एंड ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टी वहाँ पे प्रेज़ेंट थी, तो उन्होंने भी मुझे प्रेज़ेंट वगैरह दिया एंड देन एचओडी सर ने बोला कि आपको कल वीसी सर से मिलना है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। तो नेक्स्ट डे मुझे एचओडी सर ही अपने साथ वीसी से मिलवाने लेके गए एंड देन मतलब वीसी सर ने भी मुझे विश वगैरह किया और प्रेज़ेंट दिया, प्लांट दिया एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली हुँ, बार ऐसे वीसी सर से मिल रहे थे। ऑलराइट। अ, इस विषय की डेलिकेसीज़ में जाते हुए उससे पहले हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जेआरएफ तक का जो सफ़र है वो कैसे पूरा हुआ? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, एवरीथिंग वो एक आप जिस्ट दें उसका। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरा 12th हुआ एंड आफ्टर 12th मेरा बीएससी हुआ है विद पीसीएम एंड बीएससी के बाद 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद वो था ना, कोरोना आ गया था, तो समझ नहीं आता क्या करें, क्या नहीं करें। इतना तो था कि मुझे मास्टर्स नहीं करना है, एमएससी वगैरह नहीं करना है। देन माय फादर सेड कि हाँ, चलो बीएड कर लो, खाली बैठने से क्या होगा। तो उस चक्कर में बीएड में हम आ गए। तो 2 साल तो वो कोरोना रहा, तो उसमें मेरा हो गया बीएड एंड देन आफ्टर बीएड मेरा मतलब एमएड हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास एमएड किया मैंने एंड एमएड के 4 सेमेस्टर में डेज़र्टेशन होती है हम लोगों की। तब तक तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि नेट जेआरएफ करना है कि नहीं करना है एंड आफ्टर डेज़र्टेशन आई थॉट कि चलो सीनियर्स दे रहे हैं एग्ज़ाम, मैं भी देती हूँ। तो मैंने भी मतलब ठीक-ठाक प्रिपरेशन थी मेरी और जून का जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था ना वो दिया।
कैंसल हो गया था एंड उसके बाद 3-4 महीने का हम लोग को गैप मिल गया, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की एंड उस टाइम पे मेरा नेट हुआ था विद 99.63 परसेंटाइल, मेरा नेट क्वालीफाई हो गया। ठीक था, आई वाज़ हैप्पी कि चलो नेट तो हो गया एटलीस्ट। और फिर थोड़ी और प्रिपरेशन करी, अभी जो 3 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था, अगेन उसमें मेरा फिर नेट हो गया था विद 99.65 परसेंटाइल। तो वो 2 बार तो मेरा नेट ही क्वालीफाई हो रहा था और जैसे मास्टर्स हुआ, अगेन मैंने यहाँ का पीएचडी का फॉर्म डाला, तो पीएचडी में भी एनरोल हो गई थी। तो ये तो था कि चलो नेट के बेस पे पीएचडी में तो मैं आ गई, लेकिन अब पीएचडी भी आप जेआरएफ होता है ना, स्टाइपेंड जो मोटी रकम होती है ना, तो उसके लिए ये था कि जेआरएफ तो मुझे करना ही करना है। तो बस वही था कि जेआरएफ करना ही है, तो इस बार हो गया क्वालीफाई। पैसे चाहिए। इट्स ऑल अ, अबाउट मनी। विषय पर आते हैं हम। एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका। ये सब्जेक्ट चूज़ करने के पीछे की क्या प्रेरणा रही? और फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की जो पूरी परीक्षा है, एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर के, सबसे पहले सिलेबस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आपने कैसे चूज़ किया और फिर सिलेबस वगैरह कैसे फिगर आउट किया? सब्जेक्ट तो ऐसा कुछ ख़ास था नहीं, अभी बताया ना 2 साल वो मेरा बीएड में रहा था, तो बीएड करते-करते आया तो लगा कि हाँ, ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, चलो मास्टर्स का डाल के देखते हैं। एंट्रेंस दिया, क्वालीफाई हो गया, यूनिवर्सिटी मिल गई, चलो ठीक है, वहाँ से मास्टर्स हो गया। एंड अभी जैसे आपने पूछा ना इसमें सिलेबस क्या रहता है यूजीसी नेट का, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मतलब टोटल आपके 150 क्वेश्चन्स आते हैं, जिसमें पेपर 1 वो हर सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है एंड सेम उसका सिलेबस भी रहता है। आपका रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, एलआर हो गया, हुँ। आईसीटी बेस हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो पेपर 1 तो सबके लिए कंपल्सरी होता है। और जो पेपर 2 है, जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है एजुकेशन, तो उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो वो पेपर 2 का इसका सिलेबस रहता है। पेपर 2 तो कोर सब्जेक्ट है, हाँ, कोर राइट? सब्जेक्ट है। तो पेपर 2 का एक बार सिलेबस आप बताएँ। पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं एंड ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स हैं। लाइक एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप हर सब्जेक्ट का मिक्सअप पढ़ते हो। लाइक हुँ। सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, इवन हम लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसका भी सारा पढ़ते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, क्या फिलोसफी रही है। तो सबका कॉम्बो हमारा एजुकेशन में होता है, तो हम वो पढ़ते हैं। हुँ, ऑलराइट, बढ़िया। स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? चूँकि आपने 2 बार नेट क्वालीफाई किया, फिर इस बार जेआरएफ क्वालीफाई किया, तो एक अच्छी खासी प्रिपरेशन का समय आप दे रखी थी। तो कैसे फिगर आउट किया या फिर क्या स्ट्रैटेजी अलग रही इस बार जिसने आपको नेट से उठाकर न केवल जेआरएफ में डाला बल्कि ऑल इंडिया रैंक 2 आपकी आई? सो वो क्या चेंज था? स्ट्रैटेजी तो बहुत नॉर्मल सी थी। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड वर्क नहीं किया जो मैं कहूँगी कि मैंने 8 घंटे या 12 घंटे स्टडी करी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम मेरा 2 बार से नेट हुआ है, परसेंटाइल अच्छी आ रही थी बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पर कहीं न कहीं मैंने एनालिसिस किया कि मैं पेपर 1 जो मैंने अभी बताया कंपल्सरी होता है, तो पेपर 1 के मैं पीवाईक्यूज़ नहीं दे रही थी, तो जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरा जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। तो इस बार था कि हाँ, पेपर 2 को अगर मैं अपना दे रही हूँ टाइम, तो पेपर 1 को भी साथ-साथ देना है। तो पेपर 2 के पीवाईक्यूज़ के साथ-साथ मैंने पेपर 1 के पीवाईक्यूज़ को भी लगाया और हो गया बस। हुँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज और मतलब इस बार पेपर 1 जो है आपको लगता है कि आप लैग कर रही थीं, तो पेपर 2 के साथ आपने पेपर 1 को भी साधा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीवाईक्यूज़ वगैरह की भी आपने बात करी, तो कितना महत्व है पीवाईक्यूज़ का? आपने कितने पीवाईक्यूज़ लगाए? जैसे कि हमारा जून में छुट्टी चल रही थी समर वेकेशन, तो वो पूरा जून तो मान के चलिए मैंने अगर वो 30 डेज़ है ना, तो 30 डेज़ में मैंने पेपर 1 का भी पीवाईक्यू सॉल्व किया और पेपर 2 का भी पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो आई थिंक वो जो समर वेकेशन था ना, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि हो गया जेआरएफ। अच्छा, जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं विश्वविद्यालय की छुट्टियाँ हो गई थी, मई में परीक्षा हो गई थी, उसके बाद छुट्टियाँ हो गई तो सारे घर निकल गए। लेकिन जितने टॉपर्स का हमने इंटरव्यू करा है, उन्होंने ये जून का ही फ़ायदा बहुत अच्छे से यस, उठाया है। उन्होंने अच्छे से लिया। तो आप भी जून में यहीं पे टिकी हुई थी? नहीं, नहीं, मैं तो घर चली गई थी। यहाँ पर नहीं थी, मैं घर पे आराम से पढ़ाई मैंने करी थी। मतलब घर पे पढ़ाई हो गई हो आपकी। गई, आराम से हो गई। चलिए बढ़िया है। तो अ, एक पीवाईक्यूज़ आते हैं। दूसरा एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आपने बोला कि 8 घंटे पढ़ाई नहीं करी, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी। तो कितना समय और कितने घंटे पर्याप्त होंगे जेआरएफ क्लियर करने के लिए? देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, आप अगर नेट एक बार क्वालीफाई कर चुके हो, क्योंकि नेट क्वालीफाई करना भी इज़ नॉट ईज़ी। आप इंडिया के 6% में आ रहे हो, 100% में आप हुँ। 6% में आ रहे हो, तो आपको चीज़ें आपकी रेडी हैं। तो अगर आपका एक बार सिलेबस अच्छे से रेडी है, कंटेंट अच्छे से रेडी है, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप पीवाईक्यू पे आओ।
तो जितना आप ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे ना, आपको एक तो पहले टाइम पता चलेगा क्योंकि 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, तो कैसे आप मैनेज करोगे चीज़ों को। एंड सेकेंडली आपको पता चलता है कि आपकी क्या कौन-सी ऐसी यूनिट है जिसमें आप लैग कर रहे हो, क्योंकि पेपर 1 के कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक है ना, जिसको हमें भी नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट है, वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आना ही आना है। आईसीटी है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आप जितने पीवाईक्यूज़ लगाओगे, आपकी उतनी ग्रैस्प मतलब कैचिंग पावर अच्छी होगी ना कि कहाँ से क्या कैसे आ रहा है, एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छा से हो जाएगा। और वो 3 घंटे प्रॉपर एक बैठना पे एग्ज़ाम टाइम में बहुत मैटर करता है। तो 3 घंटे अगर आप अच्छे से पेपर पीवाईक्यू के लगा रहे हो ना, तो बहुत मैटर करता है आपके। उस दिन जिस दिन परीक्षा होगी हमारी, उस दिन हम पूरा 3 घंटा देंगे, उस प्रकार बैठ कर के प्रॉपर पीवाईक्यूज़ आपने लगाए हुए हैं। ठीक है। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, राइट? उन 50 क्वेश्चन्स में से कितना साध के आप चलती हैं कि इतने मेरे होने चाहिए? अ, लास्ट टाइम से जितनी बार मैंने नेट दिया है, तो मेरे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 50 में से 30 टू 33 ही सही आ रहे थे, जिसमें मतलब मेरा जो नेट हुआ है ना, 2 क्वेश्चन से ही जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। तो इस बार था कि 40 प्लस तो मुझे ले जाने ही ले जाने हैं समहाउ। डीआई का पोर्शन मेरा ठीक था, डीआई निकाल लूँगी, और कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, तो वो 5 क्वेश्चन डीआई, 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन, तो 10 क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है। लेकिन बाकी के जो 40 क्वेश्चन्स हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और पीवाईक्यूज़ से ये होता है ना, अगर मैंने पीवाईक्यूज़ लगाया तो मुझे पता है 38 या 39 सही आ रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम में जैसे मैंने अपना पेपर के जो आंसर की देखी ना, तो पेपर में मेरे आउट ऑफ 50 43 क्वेश्चन सही थे। तो पीवाईक्यू ऐसे भी मैटर करते हैं, आपको लगाना चाहिए अगर इस आप। बार 10 क्वेश्चन्स का डिफरेंस आपने मारा है, जहाँ आप बोल रही हैं कि पहले 32-33 जा रहे थे, इस बार 43 गए हाँ, आपके। राइट। ठीक है, ये पेपर 1 की बात हुई। हुँ, पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी रही? बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके फ़ेवरेट होंगे, कुछ टॉपिक्स हुँ। होंगे जिनसे आप बचना चाहती होंगी और स्ट्रैटेजिकली भी टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस होती है कि हाँ भाई, इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रख के तैयारी करनी है। वो कैसे किया आपने, क्या रहा? और इस बार की परीक्षा में उसके फिर कैसे नतीजे आए? पेपर 2 का तो ये सीन है, जैसे कुछ-कुछ यूनिट है ना जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे एजुकेशन में अगर हम यूनिट 1 की बात करें, फिलॉसॉफिकल पर्सपेक्टिव होता है जो, तो उसमें ऑलमोस्ट आपके 7 टू 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अगर हम रिसर्च की बात करें, जो हमारी खुद की एजुकेशन में यूनिट है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपके 9 टू 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप उन चीज़ों को लेके चल रहे हो, और फिर पेपर इस बार का जो पेपर आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हमारा ऐसा था नहीं कि हम उसको एज़ इट इज़ लगा पा रहे थे। तो इस बार अगर आपके कीवर्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप ले जाओगे। और सेकंड थिंग, एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपको अच्छे से आती है, तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर्स ले ले जा सकते हो, निकाल सकते हो। तो पेपर 2 तो इस बार का तो ऐसा ही आया था, बिकॉज़ एज़ इट इज़ तो कुछ हम लोग को मिला ही नहीं था, तो जो भी हम लोग के आंसर्स आए थे, वो एलिमिनेशन टेक्निक से ही आए थे। ऑलराइट। सो जेआरएफ क्लियर कर लिया, अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो सोच क्या थी? इसके बाद आगे की क्या दिशा रहेगी? बहुत लोग हैं जो जेआरएफ क्लियर करते हैं एकेडमिक्स में जाने के लिए, कुछ हैं जो जॉब सीक करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल, जो आती हैं पीएसयूज़ वगैरह के लिए, जहाँ पे आपको जेआरएफ का स्कोर देखा जा सकता है। तो आपकी क्या राह होने वाली है? पीएच मेरे तो सिंपल सा एक फंडा था कि पीएचडी में आ गए, तो यहाँ के लिए तो मुझे जेआरएफ अब चाहिए ही है। तो लेकिन जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो 5 टू 6 आवर्स दो। अगर आपका कंटेंट है, सब कुछ है, तो आप 5 टू 6 आवर्स दो, और कोशिश करो कि जब फॉर्म आएँगे तब तैयारी नहीं करो। अभी से तैयारी में लगो, डेली कंसिस्टेंस रहो, एक डिसिप्लिन माइंड के साथ अपना टाइम दो कि हाँ, जेआरएफ करना है। एंड हो जाएगा आपका, इतना आप अपने पर बिलीव रखिए, आपका हो जाएगा। आगे आप क्या अपने आप को एकेडमिक्स में जाता हुआ देखती हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी थीसिस कंप्लीट करके ही यहाँ से निकलूँगी। तो अभी तो एज़ सच तो कुछ है नहीं कि इसमें जाना है, इसमें जाना है, तो फ़िलहाल तो पीएचडी में ही। मतलब अभी रास्ते खुले हुए हैं। एक्सप्लोर कर रही हैं आप अपने आप को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी यहाँ यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है और सब कुछ? अच्छा है, टीचर्स, फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव हैं, और काफ़ी जैसे उनको एक्सपीरियंस बहुत है, जो बहुत चीज़ मैटर करती है ना आपके, कि अगर आपको कोई भी सुपरवाइज़र, हालाँकि अभी हम लोग को सुपरवाइज़र अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो अलॉट भी होगा ना, तो उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, एंड हो जाएगा, अच्छी है। हुँ। तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हुए फिर हुँ, परीक्षा में आपको कैसे हेल्प मिली या क्या एडवांटेज रहा? हुँ। या कुछ अगर डिसएडवांटेज भी हो तो? डिसएडवांटेज तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि पीएचडी का जो 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है ना, वहाँ हम लोग टोटल रिसर्च पढ़ते हैं। एंड अगर आप पेपर 1 ले लो, तो उसमें भी एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, और पेपर 2 में हर किसी भी सब्जेक्ट में एक यूनिट होती है रिसर्च। तो वो एक हेल्प ही करा है, क्योंकि हम लोग के जितने भी फैकल्टी टीचर्स हैं, हम लोग को रिसर्च का ही पढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरी रिविज़न होती जा रही थी। कुछ नहीं पता था, तो उसको नोट कर लेती थी, हाँ, ये ऐसी चीज़ होती थी। तो वो एक तरह से हेल्प ही किया है, कोर्स वर्क
बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। एक चीज़ और परीक्षा संबंधित क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि मेंटल ब्रेकडाउन बहुत होता है, डर बहुत होता है, कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, परीक्षा परिणाम को लेकर के भी बहुत सहमे-सहमे से रहते हैं बच्चे। बहुत कुछ ऐसा लगता है स्टेक पे लगा हुआ है, नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सब दिक्कतें आई थीं? अगर आई थीं तो कैसे सॉल्व किया? या फिर जिनको आ रही हैं उनको क्या मैसेजिंग रहेगी आपकी? देखिए, डिप्रेशन या डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ में क्या है कि हम तैयारी किस किस लेवल की कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं। तो डिप्रेशन क्या 1-2 दिन, 3-4 दिन ठीक है, वो सबको होता है। जैसे मेरा सेकंड टाइम में नेट हुआ, आई क्राइड, आई लिटरली क्राइड फॉर 2 डेज़। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? तो वो नेक्स्ट स्टेप आपको सोच के चलना है ना, डिप्रेशन में कितनी देर तक रहोगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना डिप्रेशन में रहना है। तो कोशिश करो लगे रहो उस चीज़ में। अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हो, 100% दे रहे हो, तो आपसे हो जाएगा, डेफ़िनिटली हो जाएगा। जेआरएफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सच यही बताऊँगी। लेकिन हाँ, आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। ये आपके या आपके हाथ में है ना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो मतलब आँसू पोंछो, कलम उठाओ, किताब उठाओ उठाओ और जुट जाओ। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और उम्मीद है कि आपकी बात बहुत आगे तक जाएगी, बहुत लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उनको स्पष्टता आएगी और आपकी स्ट्रैटेजी उनको हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। थैंक यू सो मच। मच सर, थैंक यू।